अच्छा, पहले पार्ट में क्या था? डाउन एडवर्ब है। एडवर्ब इसलिए है क्योंकि कम वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई किया जाता है और प्लेस ऑफ एडवर्ब बताया जा रहा है। नंबर दूसरा, वी सेल डाउन द रिवर। दूसरे में डाउन जो है ना, ये प्रीपोजिशन है। अच्छा, प्रीपोजिशन क्यों है? क्योंकि द रिवर की जो है ना लोकेशन बताई जा रही है, यानी पोजीशन बताई जा रही है। तो जो प्रीपोजिशन का काम होता है वो पोजीशन बताता है, यानी नाउन और प्रोनाउन क्या बताता है? वो पोजीशन बताता है। सो वी सेल डाउन द रिवर, तो द रिवर नाउन है और ऑब्जेक्टिव केस है और प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट केस के लिए इस्तेमाल होती है। तो पहले वाले पार्ट में कोई ऑब्जेक्ट वगैरह मौजूद नहीं है। नंबर तीसरा देखें, द मैन वॉक्ड राउंड द हाउस। तो अब आप मुझे बताएंगे कि नंबर थर्ड में राउंड जो है ये क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में? प्रीपोजिशन है सर। वेरी गुड, ये प्रीपोजिशन है क्योंकि द हाउस जो है वो नाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए प्रीपोजिशन होता है। नंबर फोर्थ देखें, ही सेट ऑन अ स्टूल। ही सेट ऑन अ स्टूल। अ स्टूल जो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑन इसका प्रीपोजिशन होगा। नंबर दूसरे में, फिफ्थ में देखें, द कैरेज मूव्ड ऑन। अगर आपसे पूछा जाए कि कैरेज मूव्ड ऑन, तो ऑन यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है। एडवर्ब है सर। वेरी गुड, ये एडवर्ब है। तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचना है इन जो है हमेशा प्रीपोजिशन होता है, ऑन हमेशा प्रीपोजिशन होता है, ऐसा नहीं होता। सेंटेंस को देख के हम जो है ना डिसाइड करें कि व्हाट डज इट मीन, तो इस तरह आपने करना है। तो नंबर 8 में देखें, नंबर 8 को देखते हैं, वी ऑल वेंट इन। तो वी ऑल वेंट इन, इन यहाँ पे जो है प्रीपोजिशन नहीं है, इन यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। एडवर्ब इसलिए क्योंकि वेंट वर्ब है, वर्ब के बाद डायरेक्ट जो है एक वर्ड है, यानी एक्शन के बाद वो तो एडवर्ब बताया जा रहा है, एडवर्ब प्लेस है। नंबर 9 में आप बताएंगे कि ही इज इन द रूम। ही इज इन द रूम, इन यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है सर। ये प्रीपोजिशन। तो अब देखें, आसान है काम, इट इज़ नॉट अ बिग टारगेट टू बी फॉलोड। जी डिसाइड करेगा कि प्रीपोजिशन है या एडवर्ब है। हाँ ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए तो प्रीपोजिशन पता ही चाहिए। प्रीपोजिशन का काम होता है पोजीशन बताना। प्री का मतलब होता है फर्स्ट, पोजीशन मतलब बताना स्टेट कि किसकी स्टेट, नाउन और प्रोनाउन की। नंबर 16 देखें और 15 देखें, द स्टॉर्म तूफान इज रेजिंग विदाउट। अब इज के बाद वर्ब है, वर्ब के बाद प्रीपोजिशन है, यहाँ एडवर्ब है, विदाउट एडवर्ब। नंबर 15। नंबर 16 में क्या है? नंबर 16 में विदाउट क्या है? वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। नहीं, हाँ वेरी गुड, यहाँ पे जो है नंबर 16 में जो है विदाउट ये प्रीपोजिशन है, तो वाटर नाउन है। तो ये जो है ना पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से 14 में क्या होगा? 14 में आई हैव रीड द बुक थ्रू, यहाँ पे एडवर्ब है क्योंकि ऑब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट अगर पहले लग रहा है ना और उसके बाद प्रीपोजिशन बाद आ रहा है तो एडवर्ब होगा। तो जैसे मैंने कहा ना, आई हैव सीन हिम बिफोर, आई हैव सीन हिम बिफोर, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे आई हैव सीन बिफोर हिम, नहीं होगा, आई हैव सीन हिम बिफोर। तो हिम ऑब्जेक्टिव के बीच में आ रहा है तो बिफोर लास्ट में, तो मतलब वो एडवर्ब का काम कर रहा है। सर जी बताएं। सर, प्रीपोजिशन के बाद अगर दो वर्ड आ रहे हैं, जैसे आपने पहले बताया था पहले आर्टिकल हो, जैसे ही हिड बिहाइंड द डोर, तो यहाँ पे तो क्लियर है, तो ये तो प्रीपोजिशन हो गया, ऐसे तो अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ तो सही है ना, आई स्टूड बिहाइंड द डोर, तो आप कहना क्या चाहते हो? जैसे आपने बताया था कि प्रीपोजिशन बाद अगर दो वर्ड आते हैं तो एक एडजेक्टिव होता है, एक प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पे तो क्लियर है ये प्रीपोजिशन है, एडवर्ब और ये करने में। तो क्या है मतलब, कोई सेंटेंस बताए ना तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँ।
जैसे कि लिखा हुआ है ही हिड बिहाइंड द डोर। यहाँ पे बिहाइंड जो है ये तो क्लियर है कि ये प्रेपोजिशन है, क्योंकि उसके बाद जो है दो वर्ड आ रहे हैं। तो पहला जो द है वो एडजेक्टिव है और जो दो वर्ड वो नाउन। तो सही है ना, मैंने तो ऐसा ही कहा है। मतलब इन समरी ये है कि अगर प्रीपोजिशन इन लास्ट ऑफ सेंटेंस है तो वो एडवर्ब है। बिल्कुल आप जी जी ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आई? ओके, अब आते हैं राइटिंग स्किल्स में। डॉन के कुछ वर्ड्स हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। और मैंने आर्टिकल आपके साथ शेयर किया था, शायद कल सेंड किया था मैंने, किसी ने पढ़ा होगा या नहीं, गॉड नोज बेटर। ये वाला आर्टिकल, ये वाला दिखा रहा, हाँ, रोड टुवर्ड्स रेजिलेंस। अब देखिए, ये आर्टिकल बड़े काम का है, और इस आर्टिकल के अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं कमाल के लिखे हुए हैं, और इनको एक्सप्लेन करते हैं। रोड टुवर्ड्स रेजिलेंस। अब यहाँ पे जो रोड है, इसका मतलब नहीं है कि नेशनल हाईवे की बात की जा रही है या कोई सखर या और मुल्तान के रोड की बात की जा रही। यहाँ पे रोड का मतलब है कि एक वे फॉरवर्ड, यानी एक जर्नी, एक सफ़र, यानी एक तरीक़ेकार। तो टुवर्ड्स रेजिलेंस, रेजिलेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू विथस्टैंड एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब मुसीबत के साथ बोल्ड होकर खड़ा रहना, यानी कि उसके सामने किस तरह जो डिफेंड करना है, यानी मुश्किलात का सामना किस तरह करना है, इसके लिए वर्ड रेजिलेंस इस्तेमाल हुआ है। यानी हमें डिफ़िकल्ट सिचुएशन को, कंडीशंस को कैसे फेस करना है, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ रेजिलेंस। तो रोड टुवर्ड्स रेजिलेंस मतलब जो मुश्किलात हैं हमारे तमाम समाज के अंदर, और उनको सामना बहादुरी के साथ कैसे किया जाए, वो आज ना ये एक कह रहा है कि मैं वही फॉर्म बता रहा हूँ, यानी तरीके का बता रहा हूँ, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो नीचे इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस है। तो पहला सेंटेंस है, द डेवास्टेटिंग फ्लड ऑफ 2022। अब यहाँ पे जो वर्ड डेवास्टेटिंग है, इसका मतलब होता है तबाहकुन, वेरी डिस्ट्रक्टिव, जिस डेंजरस, और जिसने मुल्क के अंदर बड़ा जो है नुकसान किया। इसके लिए राइटर ने वर्ड इस्तेमाल किया डेवास्टेटिंग, डेवास्टेटिंग फ्लड्स ऑफ 2022, तबाहकुन सैलाब ने 2022 में, which inflicted, अब which inflicted unprecedented damage, which inflicted मतलब which caused, जिसने एक सबब बनाया, यानी harmed, unprecedented damage। unprecedented का मतलब होता है बड़ी हद तक, widespread, यानी अनकंट्रोलेबल और लिमिटलेस जो है हमें ना एक नुकसान दिया। डैमेज मतलब हार्म, तो कहते हैं ना अनप्रेसिडेंटेड डैमेज, यानी वाइड स्प्रेड, बड़ी हद तक। टोटलिंग RS 3.2 ट्रिलियन, यानी 3.2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। यानी 2022 में जो फ्लड हुई है उसमें क्या क्या हुआ है, लेड बेयर द हार्श रियलिटी ऑफ आर वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स। अब लेड बेयर या फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है कि हमारे पाकिस्तान का जो क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, या हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मुल्क जो है इस तरह की क्लाइमेट चेंजेस को सामना कर लेगा और हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन इस सैलाब ने लेड बेयर कर दिया। लेड बेयर का मतलब होता है एक्सपोज कर दिया, इनकी रियल हकीकत का पर्दा उठा दिया, यानी इस नाकारा सिस्टम को सामना लेकर आना।
तो लेट बेयर का मैंने वर्ड पढ़ाया था कल, एक्सपोज करना, डिस्प्ले करना, एक्सपोज जाहिर कर दिया, हार्श रियलिटी एक हकीकत, हाँ, ऑफ आर वल्नरेबिलिटी। वहाँ पे जो वर्ड वल्नरेबिलिटी है इसका मतलब है वीकनेस, हमारी कमज़ोरी को जाहिर कर दिया, हमारी कमज़ोरी का पर्दा उठा दिया। तो क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स, यानी जो क्लाइमेट के थ्रू जो डिज़ास्टर्स आते हैं, बर्बादी आती है, उससे जो है ना पर्दा उठा दिया है कि हम इस काबिल नहीं है कि इस तरह के कंडीशन का सामना कर सकें। लेकिन हम बड़े बड़े जो है ना हवाल मारते हैं, हवाई फायर करते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं। तो वो भी नीचे लिखा हुआ है, हवाई फायर मारना। बियॉन्ड द स्टेजरिंग इकोनॉमिक टोल। अब बियॉन्ड द इकोनॉमिक स्टेजरिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, यानी इकोनॉमिक टोल का मतलब होता है मुआशी बहरान, यानी टोल मतलब नुकसान, डैमेज। These catastrophes exact a profound human cost। अब these catastrophes exact, यहाँ पे जो वर्ड exact है इसका मतलब नहीं है टोटल या लाइक दिस। कैटास्ट्रॉफ्स कहते हैं इस तरह की जो बर्बादी है उसने क्या कर दिया है, एग्जैक्ट कर दिया है। यानी हमारे सामने जो है ये वर्ब है, एग्जैक्ट यहाँ पे जो है ना वर्ब है, और हम ऐसा कह सकते हैं कि हैज़ इन्फ्लिक्ट, यानी हमारा डैमेज कर दिया है। डैमेज्ड किस चीज़ को, प्रोफाउंड ह्यूमन कोस्ट, यानी इंसानियत का भी जो है ना बेड़ा गर्क कर दिया, तबाही हुई। कोस्ट का मतलब डैमेज, हमारे जाहिर सी बात है बहुत सारी जानी नुकसान हुआ था, शहादतें हुई, लोग मरे थे इस डेवास्टेटिंग फ्लड की वजह से। डिस्प्लेसिंग कम्युनिटीज़, डिस्प्लेसिंग मतलब बेघर कर देना, हमारे तमाम तर कम्युनिटीज़, समाज के लोगों को बेघर कर दिया था इस फ्लड ने। एंड डिसरप्टिंग लाइवलीहुड्स, यानी रोज़ी रोटी जो है लोगों की, आम लोगों की, उनको डिसरप्ट कर दिया। डिसरप्टिंग मतलब डिस्टर्ब कर देना, ख़राब कर देना। गरीब लोग परेशान थे, उनकी रोज़ी रोटी ख़त्म हो गई। इज़ द 5th मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्री, यानी पाकिस्तान जो है 5th मोस्ट क्लाइमेट के जद में है, वह कमज़ोर कंट्री है ये जो है ग्लोबली, इंटरनेशनल लेवल पे। उसके बाद एज पर ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, पाकिस्तान स्टैंड्स एट क्रॉस रोड्स। अब यहाँ पे जो क्रॉस रोड्स है ना, इसका ये मतलब नहीं है कोई रोड जा रहा है इधर उधर, इसका मतलब है पाकिस्तान एक कश्मकश वाली सूरत हाल में, ऐसी सिचुएशन होती है बंदा डिसाइड नहीं कर सकता कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अब पाकिस्तान जो इस कंडीशन में है, क्रॉस रोड्स, यानी सिंधी में जो ना बुढ़ा तर्ज शिकार, यानी कन्फ्यूजन वाली कंडीशन में, परेशानी वाली कंडीशन में, वेयर डिसाइसिव एक्शन इज़ नॉट जस्ट प्रूडेंट। अब यहाँ पे जो वर्ड प्रूडेंट है, डिसाइसिव एक्शन का मतलब होता है फैसला कुन, एक कदम उठाना। आपको अगर सीएसएस करनी है तो आपको एक डिसाइसिव एक्शन लेना पड़ेगा, बाकी तमाम तर चीज़ों को साइड करना पड़ेगा, एक तरफ जाना पड़ेगा, इसको कहते हैं डिसाइसिव एक्शन। अगर आपको फैमिली के रिश्तेदारों को अपने साथ लेके चलना है तो आपने डिसाइसिव एक्शंस लेने हैं। तो डिसाइसिव एक्शन का मतलब होता है फैसला था, इज़ नॉट जस्ट प्रूडेंट बट इम्परेटिव। ये कह रहा है कि ये ना सिर्फ एक अक्लमंदाना एक बात है, बट वेरी इम्परेटिव। प्रूडेंट कहते हैं वाइज, यानी वेरी श्रूड, बट इम्परेटिव, इम्परेटिव मतलब इम्पॉर्टेंट। इम्परेटिव वर्ड का मतलब होता है वेरी इम्पॉर्टेंट, इम्परेटिव। इट इज़ इम्परेटिव फॉर पाकिस्तान टू स्टैंड विद नाइबर कंट्रीज, यानी वेरी इम्पॉर्टेंट। येट कामा एमिड्स, एमिड्स मतलब है इन द मिडल ऑफ एक्शन, या कोई भी होता है। एमिड्स का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ दिस बैकड्रॉप ऑफ अर्जेंसी। बैकड्रॉप का मतलब होता है इफेक्ट, किसी चीज़ का ना हम कहते हैं इसका बैकड्रॉप क्या होगा, बैकड्रॉप मतलब नतीजे क्या होंगे। ऑफ अर्जेंसी अ लेमेंटेबल ट्रुथ इमर्जेस,
लेमेंटेबल ट्रुथ मतलब एक अफसोस ज़िदा जो कोई बात होती है, लेमेंटेबल यानी हमें कोई दुख होता है, दुख का इज़हार होता है। तो इस हकीकत जो है सामने आई है, एक बड़ी जो है दुख वाली है। 7 years हैव पास्ट, 7 साल हो चुके हैं सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट, यानी 7 साल गुजर चुके हैं। इंसेप्शन मतलब है शुरुआत हुई है, जब से पाकिस्तान ये क्लाइमेट चेंज एक्ट को पाकिस्तान में एक शक्ल दी थी, इसको 7 साल हो चुके हैं। लेकिन 2022 में जो है क्लाइमेट चेंज जो पॉलिसी थी यहाँ, उसका एक्ट था, वो जो है डामाडोल हो गया, उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो बट द अथॉरिटी एंड फंड्स, अथॉरिटी जो है जो बनाई गई क्लाइमेट चेंज की और उसके लिए जो फंड्स थे, रिमेन फ्लीटिंग प्रोमिसेस। फ्लीटिंग प्रोमिसेस का मतलब होता है हवाई मारना। जैसे पॉलिटिशियंस आते हैं ना, कहते हैं हम आपको नौकरियां देंगे, आप हमें वोट दे दे, हम आपके लिए रोड्स बनाएंगे, आपके शहर को जो है लंदन बना देंगे, हमारा वादा है, आपकी गलियां, ये वो। इन बातों को ना अंग्रेजी में फ्लीटिंग प्रोमिसेस कहा जाता है, यानी हवाई फायर मारना, आर्जी वादे करना, झूठे वादे करना, फिर भाग के चले जाना, इसको कहते हैं फ्लीटिंग प्रोमिसेस। तो वी शुड नॉट रिलाई ऑन, वी शुड नॉट डिपेंड ऑन fleeting promises of our politicians. So this is not merely a bureaucratic lapse. Merely मतलब not only. This is not only. Merely मतलब only. सिर्फ a bureaucratic lapse, ना सिर्फ ये एक जो ऑफिसर शाही का एक गैप है, लैप्स मतलब गैप है, बट betrayal of national responsibility to safeguard, ये कौमी जो है फर्जी का एक धोखा है। टू सेफगार्ड द राइट्स एंड फ्यूचर ऑफ आवर सिटीजन, सेफगार्ड मतलब प्रोटेक्ट करना। तो इट इज़ विद इन दिस क्रूसिबल ऑफ दिस क्राइसिस। अब यहाँ पे जो वर्ड है क्रूसिबल, यहाँ पे कोई क्रूशल नहीं है, क्रूशल या क्रूशल। तो क्रूशल का तो आपको पता है, क्रूशल मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है क्रूसिबल है, तो ये नया वर्ड है। आई माई सेल्फ हैव गॉन थ्रू फर्स्ट टाइम दिस वर्ड, लेकिन समटाइम्स इट सीम्स अच्छा। क्रूसिबल की मतलब ये कि हमारे समाज के अंदर जो सियासतदानों ने एक ऐसी जो है सिचुएशन क्रिएट कर दी है, जिसको ख़त्म करने के लिए हमें इतना एफर्ट्स और इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, जो हम इस जुल्म से जो है जान छोड़ पाए। जैसे हम कहते हैं ना, एक ऐसी चीज़ हो जिसको गर्म करें तो मेल्ट हो जाए, लेकिन जिसको हाई क्लास लेवल की जो है हीट चाहिए, तब वो जाके मेल्ट होगा। तो इसी तरह हमारे समाज का एक सिस्टम इस तरह बनाया गया है, इतना हार्ड बनाया गया है। तो इट इज़ विद इन दिस क्रूसिबल ऑफ दिस क्राइसिस दैट द सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव अज्यूम्स पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो अहकाम हैं, डायरेक्टिव्स हैं, अज्यूम्स पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस। अज्यूम्स मतलब कंसिडर्स, पैरामाउंट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंस अहमियत रखते हैं। बाय मैंडेटिंग, मैंडेटिंग मतलब बनाना, इस्टेब्लिशिंग द स्विफ्ट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी विद इन अ फोर्टनाइट। स्विफ्ट मतलब क्विक, रैपिड, इस्टेब्लिशमेंट मतलब बनाना ऑफ क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी विद इन अ फोर्टनाइट। अब हुकूमत ने कहा था कि फोर्टनाइट का मतलब क्या है, आप बताएंगे कौन? व्हाट डज इट मीन बाय फोर्टनाइट? ये कमेटी बनाई जाए, 2 हफ्ता, हाँ, विद इन 2 weeks या पीरियड ऑफ 14 days, 14 दिन को जो है कहते हैं फोर्टनाइट। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इम्तिहान में आता है। तो पैरेसी राइटिंग के लिए ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बड़ी स्टेटमेंट को थोड़े लफ्ज़ों में लिखना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का काम होता है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, यू आर ऑर्डर्ड टू सबमिट योर एप्लीकेशन विद इन 14 days। तो ये एक बहुत ही बड़ा सेंटेंस है। अब मैं आपको कहूँगा सबमिट योर पोर्टफोलियो विद इन 14 days, तो 14 days विद इन फोर्टनाइट बस। तो
तो बड़े सेंटेंसेस जो है ना छोटे कंसाइज हो जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वजह से। उसके बाद इसमें काफ़ी नए वर्ड्स हैं। सो मैंने कल कुछ पढ़ा है और कुछ जो है आप भी ज़रा थोड़ी मेहनत करेंगे। अगर कहाँ यहीं अगर कोई वर्ड आपको नहीं आ रहा तो मुझे पूछ। अच्छा, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन बाय टू दिस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट? बीच में जो है ना सेंटेंस है बाय मैंडेटिंग के नीचे, नहीं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, अलार्म, सिग्नलिंग urgency of a response to this existential threat. एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का आपने सही बताया, लेकिन इसका मतलब है सर्वाइवल थ्रेट, यानी जहाँ पे हम सर्वाइव कर सकें वो हमारे लिए एक बड़ा थ्रेट है, यानी एक सर्वाइवल थ्रेट है। क्या? क्लाइमेट चेंज हमारे लिए, क्योंकि अगर इसको हमने टेकल आउट नहीं किया तो हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे। फ्लड आ गई, अर्थक्वेक आ गए और हरिकेन्स आ गए तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम जाहिर सी बात है फिर चल बसेंगे। तो यहाँ पे एक और दूसरा वर्ड है, मैंने ये वर्ड कल पढ़ाया था शायद, फोर्टिफाइंग आवर नेशंस रेजिलेंस। फोर्टिफाइंग मैंने कल पढ़ाया था, टू स्ट्रेंथनिंग समवन। उसके बाद दूसरा वर्ड है आर्डुअस रोड, आर्डुअस लास्ट में जो लिखा हुआ है, वेरी डिफिकल्ट, हाँ हार्ड, वेरी गुड। तो हार्ड रोड यहाँ पे ये मतलब नहीं है कोई पत्थर का रोड बना हुआ है, मतलब ये जो चीज़ें हैं बहुत ही सख्त जो है एक सफ़र है जिस चीज़ों को हमने टैकल करना है। तो अ लॉन्ग एंड आर्डुअस रोड। अगर मैं आपसे पूछूं आर्डुअस पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? वेरी गुड, हाँ। अब देखें, आन प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, लॉन्ग एंड आर्डुअस, एंड के दोनों तरफ से एडजेक्टिव्स हैं, लॉन्ग भी एडजेक्टिव है, आर्डुअस भी एडजेक्टिव। सर यूज करते हैं सर, इसके कम्युनिकेशन सर, डिटेल सर, क्या क्या इस्तेमाल होते हैं? वो अलग से लेक्चर होगा ना इसका। अच्छा जी, यहाँ बात समझ आ गई। देखें ये आर्टिकल्स थोड़े मुश्किल होते हैं लेकिन बड़े काम के होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ये 10 वर्ड्स मैंने लिखे हैं और 10 वर्ड मैंने सिंपल लिखे हैं एक तरफ, और उनका यूजेज मैंने थोड़ा डिफ़िकल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। जैसे वर्ड है सूटेबल। वर्ड सूटेबल का मतलब होता है जो चीज़ आप रिलेवेंट देते हैं। मैं कह रहा हूँ दिस इज़ अ सूटेबल आंसर, यानी हम कहेंगे इसके लिए बेफिटिंग रेस्पॉन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया और आपने उस क्वेश्चन के आंसर्स रिलेवेंट दे दिए तो आप कहेंगे आई गिव बेफिटिंग आंसर्स, यानी सूटेबल आंसर्स, रिलेवेंट आंसर्स। तो सूटेबल के लिए वर्ड बेफिटिंग इस्तेमाल होता है और रिलेवेंट भी होता है। नंबर दूसरा है इरेलेवेंट, यानी किसी चीज़ से हट के। तो एक्सट्रेनियस, वर्ड एक्सट्रेनियस जो है ना इसका मतलब होता है इरेलेवेंट। योर आंसर्स आर एक्सट्रेनियस, यानी आपके जो आंसर्स हैं वो इरेलेवेंट हैं। तो इम्तिहान में ना ये आते हैं सिनोनिम, बेफिटिंग, एक्सट्रेनियस, इस तरह के। बाकी ये नहीं पूछे जाते इरेलेवेंट, ये तो सबको आते हैं। नंबर थर्ड है माइनर। तो माइनर मतलब जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखते, और इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है ट्रिवियल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहेंगे हमारे समाज के अंदर जो तजाद होते हैं, जो लड़ाई होती हैं, झगड़े होते हैं फैमिलीज़ के बीच में, तो वो ट्रिवियल मैटर्स के ऊपर होती है। जैसे बच्चे लड़ पड़े तो आपस में बड़े आकर खुद लड़ पड़ते हैं, तो ये थोड़ी थोड़ी बातों पे लड़ना, इनको कहते हैं ट्रिवियल या माइनर, छोटी छोटी बातें हैं। फिर है नंबर 4 थैंकफुल। कहते हैं ना आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तो वर्ड इनडेटेड इस्तेमाल किया जाता है, इनडेटेड। तो इनडेबिटेड नहीं है,
इनडेटेड वर्ड है। नंबर 5 है नेसेसरी, वेरी नेसेसरी, बहुत ज़रूरी, लाजमी जो चीज़ होती है उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है इंडिस्पेंसिबल। दिस इज एन इंडिस्पेंसिबल एक्शन दैट नीड टू बी टेकन, यानी ये बहुत ज़रूरी एक इक़दाम है जिसको लिया जाए। तो इंडिस्पेंसिबल मतलब वेरी नेसेसरी, तमाम ज़रूरी। नंबर 6 शॉर्ट टेम्पर्ड, जो चिड़चिड़ा होता है बंदा या बंदी, यानी जज्बाती हो जाता है थोड़ी थोड़ी बात पे, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है इरेस्पेबल, बेड टेम्पर्ड। तो ये वर्ड्स जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके लिए एक दूसरा वर्ड होता है टेस्टी, TESTY, टेस्टी। तो उसका मतलब भी होता है जज्बाती। एक होता है TASTY, टेस्टी मतलब मज़ेदार, जायकादार, लेकिन टेस्टी मतलब चिड़चिड़ा, TE वाला। फिर नंबर 7 ऑफिशियल एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हो रही है कोई, जैसे आपको पता होगा ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर एग्रीमेंट 1960 में। तो अकॉर्ड भी कहते हैं इसको और पैक्ट भी कहते हैं। तो जो ऑफिशियल एग्रीमेंट्स होती हैं ना ममालिक के बीच में, उसको कहते हैं अकॉर्ड या एग्रीमेंट कहते हैं या पैक्ट कहते हैं। नंबर 8 है अनट्रस्टवर्दी, ये शख्स जो है नाकाबिले यकीन है, इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है परफिडियस, ही इज़ अ परफिडियस मैन। डिसलॉयलिटी माने बेवफाई। इनफाइडेलिटी कहते हैं इनफाइडेलिटी। नंबर 10 इंट्रांसिजेंट, मतलब होता है जो बंदा बहुत ज़िद्दी होता है, किसी की बात नहीं मानता, एक बात करके वो खड़ा रह जाता है, कहता है नहीं मैंने इस बात से नहीं हटना है। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है एडमंट, एडमंट, ही इज़ एन एडमंट मैन, ये जो है बड़ा ज़िद्दी शख्स है। PCB इज़ एन एडमंट इंस्टीट्यूट, इदारा है। तो या हम कहेंगे इंडियन बोर्ड जो है इज़ एडमंट, यानी ज़िद्दी है, राज़ी नहीं हो पाकिस्तान को टीम भेजने के लिए। तो एडमंट, इंट्रांसिजेंट, पिग हेडेड भी कहते हैं, पिग हेडेड, स्टबर्न भी कहते हैं उसको, हाँ, अनयील्डिंग भी कहते हैं, अनकम्प्रोमाइजिंग भी कहते हैं। मैंने ये वर्ड्स पढ़ा है काफ़ी, ऑब्स्टिनेट भी कहते हैं। तो मैंने इसके वर्ड्स पढ़े हैं, आपको बात समझ आ रही है? आपने क्या करना है ना, देखें आपने इतनी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी है, स्मार्ट स्टडी करें, बर्डन ना दें अपने आप को। 10 वर्ड्स मैंने ये बताया ना, इनका यूज़ करें, सिर्फ यूज़ करें और सही मानों में इस्तेमाल करें। जिस चीज़ को पढ़ें एक ईमानदारी के साथ पढ़ें, चाहे वो एक ही वर्ड हो, लेकिन ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे आपका ये जो दिल होता है ना वो मुतमिन होता है। हम पढ़ के शाम तक पढ़ते लाइब्रेरी में बैठ के जो जब घर जाते हैं कहते हैं यार हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, जहन में कुछ समझ ही नहीं आया, यार कितना पढ़ा अब तो मुझे जहन में, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि एक तो या तो आप रैंडम स्टडी कर रहे हो, या तो आपके पास डायरेक्शन नहीं है पढ़ने का। तीसरी बात ये होती है जो चीज़ आप पढ़ रहे हो ना वो दिल से नहीं पढ़ रहे हो। और फोर्थ ये होती है कि वो बात आपको समझ नहीं आ रही, बस आप बैठे रहते हो और लुक बिजी डूइंग नथिंग, मतलब दिखने में तो बिजी लग रहा है लेकिन कर कुछ नहीं रहा। तो अगर आपने कोई आगे सोचना है, बढ़ना है ना, तो दिस इज़ द बेस्ट वे